हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। टुडे वी आर डूइंग कंपनीज अकाउंट चैप्टर 10। उसमें जो यूनिट 1 में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, आज हम वो सीखते हैं एंड देन वी विल डू रिलेटेड इलस्ट्रेशंस। सबसे पहले 1.5 यूनिट 1 का पेज नंबर 10.6 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी कंपनीज होते हैं रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, उनको सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अनुसार कुछ बुक्स ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन करनी होती हैं। प्रॉपर रजिस्टर्स होते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एंड ओवरऑल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है दैट कंपनी हैज़ टू मेंटेन इन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, और ज़रूरत पड़ी तो ब्रांचेज में भी अवेलेबल करवाना होता है। और अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब जो भी कंपनी की पोजीशन है वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलनी चाहिए सही तरीके से। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ओवरऑल प्रिपरेशन की, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Under section 129 of the Companies Act, financial statements shall give a true and fair view of state of affairs of the company, मतलब balance sheet and profit and loss. Comply with the notified accounting standard, मतलब सारे laws accounting standard उनके साथ comply करना चाहिए, कोई भी law का violation नहीं होना चाहिए। And shall be in the form or forms as may be provided for different class or classes of company। अलग अलग एक्ट में डिफरेंट कंपनीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट बताया हुआ है, और किसी कंपनी के लिए, किसी टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए अगर कोई अलग फॉर्मेट नहीं बताया गया है तो शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट है इन द कंपनीज एक्ट, दैट विल बी फॉलोड बाय द कंपनीज। The board of the directors of the company shall lay the financial statement in annual general meeting। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग? टिल नाउ आपको ये पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट दो पार्ट होते हैं कंपनी के। कंपनी है, इसमें मेंबर्स होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। क्यों ये डिफरेंट होते हैं? हमने देखा कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, जो भी उन शेयर्स को परचेज करते हैं वो उनका मेंबर बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। हो सकता है आपने भी डीमैट अकाउंट खोल के कुछ कंपनीज के शेयर परचेज किए हो एंड हेंस यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी। लेकिन आप तो कंपनी चलाने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, तो कोई भी आउटसाइडर एंड एन नंबर ऑफ पर्सन इन थाउजेंड्स कंपनी के शेयर परचेज किए हुए होते हैं, तो दे आर कॉल्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन वो मेंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चला सकते, वो कंपनी में डिसीजंस नहीं लेते हैं। डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स जिन्होंने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, जिन्होंने शेयर खरीदा हो कंपनी का और कंपनी स्टार्ट की हो, वो वहाँ पे डायरेक्टर भी हो सकते हैं और मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं तो दे विल डू इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर। तो इस तरीके से मेंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट रन कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन रियल ओनर कौन है? जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पैसा उनका ही इन्वेस्ट हुआ है। तो उनको हमेशा जानना होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पोजीशन है कंपनी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एंड अल्टीमेट ओनरशिप या अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा? मेंबर्स का होगा, शेयर होल्डर्स का होगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो जस्ट उनके बिहाफ में कंपनी रन कर रहे हैं, कंपनी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन रियल ओनरशिप इज विद शेयर होल्डर्स। इसलिए विद इन 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे ये जनरल शब्द आ गया ना, मतलब वो मीटिंग होगी मेंबर्स की या शेयर होल्डर्स की।
बोर्ड मीटिंग है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, और जनरल शब्द आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM या एनुअल जनरल मीटिंग AGM, ये है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। तो ये मीटिंग लेते हैं कि क्या चल रहा है पूरे साल भर की, आप विदिन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद एक मीटिंग रखते हैं मेंबर्स, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल रिपोर्ट, अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट सब शेयर होल्डर्स को सबमिट करते हैं, जिससे शेयर होल्डर को पता चल सके कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की क्या पोजीशन है। तो उसी एनुअल जनरल मीटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं वो भी सबमिट किए जाते हैं टू शेयर होल्डर्स। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 31 मार्च की पोजीशन में क्या बैलेंस शीट है। अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनल अकाउंट्स का, ये आपको जानना है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को प्रेजेंट करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है और चेंज इन ओनरशिप हो रही है, शेयर होल्डर्स की ओनरशिप में चेंज हो रहा है, कुछ शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, न्यू शेयर्स इशू हैं, तो उनको अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है कि इतने शेयर्स इशू किए गए हैं, इस रीज़न से इशू किए गए हैं, तो वो रिपोर्टिंग ऑफ चेंज इन एक्टिविटी। एंड एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिफर्ड इन सब क्लॉज 1 to 4। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 थिंग्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज चेंज इन इक्विटी का स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल है, कुछ चेंजेस हैं तो, एंड थर्ड 1 से 4 तक जो भी आइटम है उनसे रिलेटेड अगर कोई एक्सप्लेनेटरी नोट्स है या नोट्स हैं तो वो 5 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, या व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। तो आपको ये 5 चीज़ें लिखनी है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स रिगार्डिंग अबव 4। और हो सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंक्लूड होता है ट्रू और फॉल्स, तो दोनों कंडीशन में आपके लिए ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये 5 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए स्मॉल कंपनी है, 1 person कंपनी है, डोरमेंट कंपनी, इनका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे होगा और इसलिए उनके रेगुलेशन को कम करने के लिए कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। किन 3 कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है? स्मॉल कंपनी, 1 person कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। नाउ रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? इट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। एंड अगर कुछ स्पेसिफिक एक्ट जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उन पे स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट, और कोई और भी इस टाइप की कंपनी हो सकती है जिसमें उनको स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल होते हों, तो उनके केस में कंपनीज एक्ट सेकेंडरी हो जाता है और प्राइमरी जो उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेशल एक्ट उनके लिए बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, एंड देन कुछ ज़रूरत लगती है तो कंपनीज एक्ट से दे कैन टेक हेल्प। एंड देन ये उनके इसलिए क्योंकि उन पे स्पेसिफिक प्रोविज़न है, उनका स्पेसिफिक एक्ट है, तो वो उनके अकॉर्डिंग करेंगे। और उनके अलावा जो अदर कंपनीज है जिनके लिए स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपनीज को छोड़ के, तो वो क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे।
कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना चाहिए एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट में भी दिए हुए हैं, उसके अलावा आईसीआई हैज़ प्रोवाइडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो सब रूल एंड रेगुलेशन से कंपनीज को कंप्लाई करना होगा, उनकी बात माननी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। नाउ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कंपनी को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है उसका फॉर्मेट कहाँ प्रोवाइडेड है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है वो बताता है बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, और शेड्यूल 3 का जो पार्ट 2 है वो बताते हैं P&L कैसे बनाएंगे। तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अनुसार P&L एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना हमें सीखना है। नाउ सबसे पहले पार्ट 1 जिसमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। नेम ऑफ द कंपनी तो लिखेंगे, मान के चलिए XYZ लिमिटेड, एंड देन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। रुपीज़ इन थाउजेंड्स, रुपीज़ इन अमाउंट जो भी है उस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। राइट हैंड साइड में रुपीज़ इन थाउजेंड, हंड्रेड्स, अमाउंट जो भी है। देन जो मेन फॉर्मेट होता है वो क्या होगा? सबसे पहले एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, जिसमें क्या एसेट है क्या लायबिलिटीज़ है उसकी डिटेल्स लिखी होंगी। देन नोट्स का नंबर, हमने अभी देखा 5वीं रिक्वायरमेंट क्या है कि सभी के लिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स रहेंगे, तो वही नोट का नंबर देना पड़ेगा कि ये टर्म्स हमने कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नाउ नेक्स्ट इज फिगर एज एट एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड। 2 साल का डेटा हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, करेंट ईयर के लिए और प्रीवियस ईयर के लिए। फिगर एज एट एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड फिगर्स एज एट एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसलिए 2 कॉलम बनते हैं क्योंकि 2 साल के डेटा, सो दैट इट कैन बी ईजिली कंपेयर्ड कि लास्ट ईयर से पोजीशन किस तरीके से चेंज हुई है वो जानना ज़रूरी है। सपोज एक कंपनी बता रही है 1 करोड़ का प्रॉफिट इस साल और लास्ट ईयर हुआ 50 लाख का प्रॉफिट, तो हाई जंप है, 100% जंप है, मतलब 200% प्रॉफिट हो गया लास्ट ईयर से इस साल कंपेयर करें तो इस तरीके से पता चलता है कि कंपेयर कर सकते हैं कि क्यों हुआ है ऐसा, क्या रीज़न है, एंड यस कितनी प्रोग्रेस की है कंपनी ने। सपोज वहीं एक कंपनी का 2 करोड़ प्रॉफिट बता रहे हैं लेकिन लास्ट ईयर हुआ था 3 करोड़ प्रॉफिट। तो अब यहाँ डिफरेंस देखिए, आप किस कंपनी को अच्छा बोलेंगे जिसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने प्रोग्रेस कितनी अच्छी की है। और जिस कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ऑल्दो अमाउंट इज ग्रेटर, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसलिए लास्ट ईयर का डेटा देना जरूरी है, सो दैट बोथ कैन बी कंपेयर्ड। अब देखिए ईच एंड एवरी आइटम हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आते हैं। सबसे ऊपर पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बैलेंस शीट को। एक होता है असेट का साइड और दूसरा होता है लायबिलिटी का साइड। सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट, तो एक तरफ लायबिलिटीज़ का टोटल आ जाता है और एक तरफ आ जाता है असेट का टोटल। तो जो लायबिलिटी साइड होता है उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, एंड लायबिलिटी मतलब जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। अभी आप असेट और लायबिलिटी का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड देन सेकेंड इज असेट, तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ का टोटल है और यहाँ पे जो असेट का टोटल है दैट मस्ट बी सेम, ताकि हमारी बैलेंस शीट टैली हो सके। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या आइटम आते हैं? चार पार्ट हैं। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज़ एंड फोर्थ करेंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है। शेयर कैपिटल इंक्लूड करता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में भी क्या क्या आता है ये हम डिटेल में देखेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बैलेंस शीट नहीं देखनी है, क्योंकि जब तक हम रिलेटेड इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करते कुछ भी समझ में नहीं आना है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मेट, कि अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि फॉर्मेट प्रिपेयर करो, 99.99% चांसेस हैं कि आपको फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में ये फॉर्मेट बनाने के लिए कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि बैलेंस शीट कैसे बनती है।
अदरवाइज आपके जो सिलेबस में है मेनली यही है कि शेयर इशू, शेयर फॉरफीचर एंड डिबेंचर इशू, डिबेंचर फॉरफीचर कैसे होता है, ये फॉर्मेट जस्ट गो थ्रू ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एंड उसमें केवल जो शेयर कैपिटल होता है उसके नोट्स कैसे बनाते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए शेयर कैपिटल ए है, तो शेयर कैपिटल यहाँ तो टोटल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब मिलाकर आ जाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना इक्विटी शेयर है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स होते हैं। तो सपोज यहाँ लिख दीजिए इसके सामने नोट नंबर 1 में ये, और यहाँ पे फिर हम हेडिंग डालेंगे नोट 1, यहाँ पे फिर हम हेडिंग देंगे नोट 1। नाउ अभी देखिए ये शेयर कैपिटल है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज़, और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक कॉलम वो भी हो सकती है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 फॉर द प्रीवियस ईयर। अब शेयर कैपिटल में हमें पता है ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, लेकिन वो बैलेंस शीट के टोटल में नहीं जाती है, फिर भी ऑथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट हमें शो करना पड़ता है नोट्स में। इसलिए ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते हैं कि कंपनी को कितनी कैपिटल ऑथोराइज्ड है, मैक्सिमम कंपनी कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ये है, इसलिए यहाँ पे फिर उसके बाद डबल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी क्योंकि ये टोटल में इंक्लूड नहीं होना है। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल, जितना ऑथराइज है उसमें से कंपनी ने इशू कितना किया है, उसमें भी इशूड में भी जो सब्सक्राइब और पेडअप होता है वो केवल बैलेंस शीट के टोटल में दिखता है, बाकी नहीं दिखता है। इसलिए इशूड में लिखा 90,000 इक्विटी शेयर, ये इमेजिनरी रेट है ऑफ 10 ईच, और यहाँ पे भी हमने डबल लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि इसका भी टोटल नहीं होना है। बैलेंस शीट में जाने के लिए ना तो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी ना इशूड कैपिटल होगी, ये केवल यहाँ पे डिटेल शो करने के लिए कि कितनी ऑथोराइज्ड है और उसमें से हमने कितनी इशू की है। इक्विटी शेयर अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होते तो एक लाइन और जुड़ जाती कि 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एंड ऑल, जो भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो, एक लाइन यहाँ पे और ऐड हो जाती। 10,000 इक्विटी शेयर के नीचे 10,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इंच, इस तरीके से कुछ भी ऐड हो जाता है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख के भी डबल लाइन एंड इशूड कैपिटल लिख के भी डबल लाइन, क्यों? क्योंकि वो ये टोटल जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है उसमें नहीं आता है। नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो पेडअप कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड में भी पेडअप होती है, तो जो पेडअप वाला अमाउंट होता है बैलेंस शीट में यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखाया जाता है शेयर कैपिटल में, जो पेडअप है, जितना अमाउंट मिल चुका है वही अमाउंट आता है और कोई अमाउंट नहीं आता है। तो सब्सक्राइब्ड में देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फुल्ली पेडअप एंड नॉट फुल्ली पेडअप। तो सबसे पहले फुल्ली पेडअप में देखते हैं 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेडअप है आउट ऑफ अबव। अगर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो उसको भी मेंशन करते हैं। जैसे ये टोटल 80,000 है, टोटल 80,000 है, आउट ऑफ दिस 80,000 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आउट ऑफ दिस 80,000 60,000 कैश में है एंड 20,000 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 20,000 आउट ऑफ अबव 20,000 इक्विटी शेयर हैज बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फुल्ली पेडअप में भी कितना कैश में और कितना नॉन कैश में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेडअप। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब तो हो गया शेयर लेकिन फुल्ली पेडअप नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच माइनस कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया कि बैलेंस शीट में पेडअप कैपिटल वाले अमाउंट से माइनस होके शो होता है। कॉल इन एडवांस कहाँ शो होता है, अदर करेंट लायबिलिटीज में, लेकिन कॉल इन एरियर्स क्योंकि वो पेडअप नहीं है इसलिए, लेकिन वो ड्यू हो गया इसलिए शेयर कैपिटल में इंक्लूड हो गया लेकिन नहीं मिला है, पेडअप नहीं है, इसलिए लेस करते हैं कॉल इन एरियर्स को जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे, और उसके बाद लास्ट में आता है ऐड करते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का जो भी बैलेंस है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट ऐड करते हैं। जो भी शेयर कैपिटल पेडअप है
उसमें लेस करेंगे कॉल इन एरियर्स और ऐड करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, और उसके बाद जो भी यहाँ पे बैलेंस आता है शेयर कैपिटल का, जिसमें इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ऐड नहीं करना है, उसके अलावा जो भी बैलेंस आता है 8,76,000 वो यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने 8,76,000 अमाउंट शो होगा। कैसे शो होता है वो 8,76,000, उसका बाइफर्केशन क्या है वो हमें मिल जाएगा नोट्स में, जो हमने यहाँ पे अलग से नोट्स बनाई हुई है। नोट्स में सबसे ऊपर हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन उसको टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। देन इशूड शेयर कैपिटल लिखते हैं, उसको भी टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। शेयर कैपिटल के टोटल में कौन सा अमाउंट इंक्लूड होता है, जो शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड है एंड पेड अप है। अब वो फुल्ली पेड अप होता है और पार्शली पेड अप होता है, तो हो सकता है 10 ईच में 80 पेड अप हो और फर्दर कॉल डिमांड ही ना की गई हो, इस कारण भी पार्टली पेड अप हो सकता है। और डिमांड की गई है बट कॉल इन एरियर से, इसलिए भी पार्टली पेड अप हो सकता है। तो कॉल डिमांड नहीं की गई है तो कोई बात नहीं है, जितना भी डिमांड की गई है जितनी पेड अप है उतनी कॉल लिख देंगे। लेकिन कॉल इन एरियर्स है तो वो शेयर कैपिटल से माइनस होगा, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट का कोई बैलेंस दिख रहा है तो वो भी शेयर कैपिटल वाले नोट्स में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल का पता चल जाता है, दैट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इस तरीके से नोट्स का जो भी टोटल आता है वो शेयर कैपिटल अमाउंट के लिए बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ऑथोराइज्ड और इशूड का टोटल नहीं लेते, पेड अप का टोटल लेते हैं। पेड अप दो तरीके से हो सकता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में तो जितने भी अमाउंट का शेयर है वो रिसीव हो चुका है। पार्टली पेड अप में क्या होगा, दो केसेस बन सकते हैं। एक तो हमने 10 रुपीज़ का शेयर है, 5 कॉल किए एंड 5 पेड अप है, मतलब हमने कॉल ही 5 किया है, तो उसको लिख देंगे रुपीज़ शेयर ऑफ 10 ईच, 5 कॉल्ड एंड पेड अप। लेकिन अगर 10 ही हमने पूरा कॉल कर लिया लेकिन रिसीव केवल 5 है, मतलब कॉल इन एरियर्स है, तो उसे कैसे लिखेंगे, 10 ईच 10 कॉल्ड अप, उस तरीके से पूरा 10 अमाउंट लिखेंगे, देन लेस करेंगे 5 रुपीज़ कॉल इन एरियर्स और बैलेंस 5 बैलेंस शीट में शो होगा। और शेयर फॉरफीचर का केस है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस है दैट विल आल्सो बी एडेड इन द शेयर कैपिटल कॉलम। एंड देन नेक्स्ट आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि आप शेयर कैपिटल के नोट्स एंड शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो सीख लें, क्योंकि बाकी सब जो भी पार्ट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये नेक्स्ट लेवल जब IPCC इंटरमीडिएट लेवल में आप पढ़ेंगे तो आपको दैट विल बी यूजफुल। नेक्स्ट आइटम इन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जो शेयर इशू होता है तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है शेयर इशू के वक्त, शेयर प्रीमियम मिलता है आपने देखा है, तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या भी जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। P&L अकाउंट का कोई बैलेंस है तो वो, ये सब कुछ कहाँ जाता है, शेयर प्रीमियम। रिजर्व एंड सरप्लस में देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है, फ्यूचर में अगर कोई व्यक्ति है जो वो शेयर्स कंपनी के खरीदना चाहे तो उसके लिए गारंटी कि हाँ यू विल रिसीव दैट शेयर, वो वारंट होता है कि हमारे पास ये कूपन काइंड ऑफ होता है कि शेयर खरीदने का कूपन होता है, तो उसके अगेंस्ट अगर कंपनी ने कुछ अमाउंट रिसीव किया तो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अब हमने यहाँ पे देख लिया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में कौन से अमाउंट आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में 3 पार्ट हमने यहाँ पे देखे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड शेयर इशूड अगेंस्ट वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है, एक तरीके से शेयर खरीदने का कूपन समझ लीजिए। तो कंपनी अगर वो कूपन देती है और उसके बदले कोई अमाउंट रिसीव करती है तो दैट मनी विल बी ऑल्सो सोन इन शेयर होल्डर्स फंड। अब नेक्स्ट जो है 2 नंबर आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर हमने मनी टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेशन मनी ले ली लेकिन शेयर अलॉट नहीं किया है तो वो जो जिन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया है दैट आर नॉट आवर शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमें पता है कोई भी व्यक्ति शेयर होल्डर कब बनते हैं, जब उसको शेयर अलॉट हो जाते हैं। तो अभी क्या है, शेयर अलॉट नहीं हुए पर उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी है तो वो तो अभी हमारा शेयर होल्डर नहीं बना, इसलिए शेयर होल्डर फंड में इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी भी नहीं है इसलिए लायबिलिटीज़ में भी नहीं आएगा, इसलिए दोनों के बीच में 2 नंबर पे
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिससे मनी तो रिसीव हो चुकी है लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं की है, जिसके कारण ना तो वो आउटसाइडर है ना हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स फंड एंड लायबिलिटी के बीच में शेयर एप्लीकेशन मनी को शो किया जाता है। नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिनका मोर देन 1 ईयर का कभी भी ये प्रोबेबिलिटी हो कि वो मोर देन 1 ईयर के लिए लायबिलिटी रहेगी, तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। कई बार होता है कि हम इस साल टैक्स सेव कर लेते हैं या फिर इस साल हमने टैक्स सेव कर लिया जिसके कारण नेक्स्ट ईयर ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और इस साल ज़्यादा टैक्स पे कर दिया जिसके कारण नेक्स्ट ईयर कम पे करना पड़ेगा, तो दैट इज़ डिफर्ड टैक्स असेट। ये इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज। देन करेंट लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए है, फॉर लेस देन 1 ईयर, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 1 साल से कम के लिए कोई बोरोइंग की, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करेंट लायबिलिटीज जो भी 1 साल से कम के लिए, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इस तरीके से फिर आ जाएगा लायबिलिटीज का टोटल। कौन कौन से 4 पार्ट? शेयर होल्डर्स फंड जिसमें आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देन उसके बाद नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट नॉट अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड पेंडिंग अलॉटमेंट। देन नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड देन करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इन चारों का जो भी टोटल होगा वो होगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल। देन वी विल कम टू असेट साइड। असेट्स में भी वही है। असेट्स में सबसे पहले तो नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट मतलब जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसमें सबसे पहले तो फिक्स्ड असेट आता है। फिक्स्ड असेट में 2 पार्ट हो जाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहले नॉन करेंट में प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, वर्क इन प्रोसेस और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब मान के चलिए कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसे हम फिक्स्ड असेट कहते थे पहले, अभी उसी को कह रहे हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें क्या क्या आता है? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। प्रॉपर्टी में आ जाएगा बिल्डिंग एंड मशीन, प्लांट में मशीनरी, प्रॉपर्टी में आ जाएगा बिल्डिंग एंड लैंड, प्लांट में मशीन्स और कोई फैक्ट्रीज है उससे रिलेटेड जो भी कुछ मशीनरीज एंड इंस्टॉलेशन है वो, इक्विपमेंट्स में फर्नीचर एंड ऑल द थिंग्स, इस तरीके से आ जाते हैं। उसमें भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो कंप्लीट हो चुके, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं वो कंप्लीट हो चुकी है और यूज हो रहा है, तो वो आ जाएगा टेंजिबल असेट में। टेंजिबल असेट मतलब हम जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड देन इनटेंजिबल असेट, आपको पता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी देखी हैं तो आपको पता है इनटेंजिबल असेट क्या होता है, जिन्हें हम देख और टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच बट दैट एग्जिस्ट। जैसे गुडविल किसी कंपनी का है, आप उसका सिर्फ नाम देख के वो प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यही कंपनी की गुडविल है जिसके कारण कंपनी को बेनिफिट होता है। ये है इनटेंजिबल असेट। तो अगर ये बन के तैयार हो चुके हैं, अभी हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो टेंजिबल और इनटेंजिबल में आएंगे। लेकिन सपोज बिल्डिंग है, अभी बनी नहीं है, उसमें 1 करोड़ रुपए लग चुके हैं लेकिन अभी भी बननी बाकी है, तो जो भी पैसा लगा है उसको शो करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड देन इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब कोई इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट बना रहे हैं, कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, उसके लिए पेटेंट लगेगा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। तो जो असेट बन के तैयार हो गई वो टेंजिबल या इनटेंजिबल में, और उनपे उनका डेप्रिसिएशन माइनस करके शो किया जाता है। एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जो असेट बन रही है पर अभी तैयार नहीं हुई है। देखिए, और दूसरी नॉन करेंट असेट्स क्या क्या होते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए। डिफर्ड टैक्स असेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुके, किसी को लोन एंड एडवांसेस हमने दिया है, कंपनी ने दिया है फॉर मोर देन 1 ईयर। और कोई भी अदर नॉन करेंट असेट हो सकता है, कोई और आइटम आए, हमेशा अदर का प्रोविजन इसलिए रखा जाता है।
फिर दूसरा है करंट असेट्स, जैसे हमारे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, जो लेस देन 1 ईयर के लिए बिजनेस में रहने वाले हैं। करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड दूसरी कोई करंट असेट। अब इन दोनों का टोटल, नॉन करंट असेट और करंट असेट का जो भी टोटल होता है वो हो गया असेट साइड का टोटल, और असेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल मस्ट बी मैच्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट की नोट्स में आपके सम आइटम आर टू बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, जैसे शेयर कैपिटल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा बी में। सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, बॉन्ड, डेबेंचर, टर्म लोन, डिफर्ड पेमेंट, लायबिलिटीज एंड देन डिपॉजिट। इस तरीके से जब आप यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में टोटल लिख देते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन उनका बाइफर्केशन की HDFC बैंक से लिया है, स्टेट बैंक से लिया है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, इतना रुपीज़ उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सिक्योर है, ये सब एक्सप्लेनेशन आप कहाँ देंगे, नोट्स में। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बनाने हैं हर एक आइटम के लिए, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आ सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन लाइक ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एंड दूसरे प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, वही लोन पेबल ऑन डिमांड की हम आपको दे तो रहे पर जिस दिन हम मांगे आपको वापस करना पड़ेगा। देन लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, जो भी 1 ईयर से कम में हमको पे करने पड़ सकते हैं। देन अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, या फिर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये आइटम सब आप खुद से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद नहीं करना है आपको। एट मैक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन टेंजिबल एसेट में मैंने आपको बताया क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट में भी आपको पता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब। और देखिए जब आप असेट्स बना रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो डिटेल रिपोर्ट शोइंग एडिशन, डिस्पोजल मतलब कोई खरीदे हैं, कोई सेल किए हैं, उनमें कोई एक्विजिशन थ्रू बिजनेस, या फिर उनमें कोई भी डेप्रिशिएशन है, तो ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे आपको नोट्स में एक्सप्लेन करना होगा। देन लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो हम मोर देन 1 ईयर के लिए लोन्स दिए हुए हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, आपने ये सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जब देखा है फाइनल अकाउंट्स का, तो यू नो ऑल द टर्म्स। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो बिल्कुल या तो कैश में हो, करेंसी में, नोट्स में, बैंक में हो, या फिर इतना ज़्यादा लिक्विड हो कि जैसे हम कैश को यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से उनको भी यूज़ कर सके। तो बैलेंस विद बैंक, चेक है, चेक को भी कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, कैश इन हैंड एंड अदर, ये सब आपका आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये बात हो गई बैलेंस शीट की। नाउ वी विल लर्न फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जैसे नेम ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, एंटायर ईयर का प्रॉफिट दिखाएंगे, देन अमाउंट इन ₹1000, जो भी फॉर्मेट सेम है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड देन फिगर फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड फिगर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक एक आइटम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल से जो इनकम होती है उसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखिए ये हो गया 3rd नंबर तक टोटल ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे आता है टोटल ऑफ एक्सपेंसेस और दोनों को माइनस करते हैं तो जो आता है वो होता है प्रॉफिट। एंड अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई, कमीशन इनकम हो गई, सेल ऑफ द असेट से जो भी अगर कुछ होता है, सेल ऑफ द असेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आता है एक्चुअली, तो यहाँ इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, सेल ऑफ द असेट वाली इनकम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिल रही है तो 2 तरीके की इनकम हो गई, पहला तो सेल से इनकम और दूसरा अदर इनकम। इन दोनों को आपने कर लिया टोटल, तो ये आ गया रेवेन्यू साइड का टोटल। जब हम P&L बनाते हैं ना तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो भी इनकम्स लिखते हैं उनका टोटल लिखते हैं यहाँ पे और उससे माइनस करते हैं सारे एक्सपेंसेस,
तो ये हम हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम और एक्सपेंसेस और यहाँ पे फिर सेल, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल सब लिखा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो गया। उसकी बजाय कंपनीज एक्ट में वर्टिकल फॉर्मेट, इसलिए ऊपर में पहले टोटल रेवेन्यूज को लिख दिया, उसके बाद नीचे लाइन से सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो 4th नंबर पे हो गया एक्सपेंसेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है उसी तरीके से। देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में रॉ मटेरियल परचेज्ड प्लस ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ये केवल रॉ मटेरियल के लिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। एंड देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर उसके अलावा डायरेक्टली ये अगर फिनिश्ड गुड्स का परचेज है तो वो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देन चेंज इन इन्वेंट्रीज, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते थे क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक एंड डेबिट साइड में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डायरेक्टली एक्सपेंस साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर कुछ है तो देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ पे सैलरी और एम्प्लॉयज को जो कुछ भी एक्सपेंसेस देते हैं नोट्स में यहाँ पे लिखाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट, एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट और यहाँ पे सैलरी, बोनस एंड ऑल, और जो सारा टोटल आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट, जो हम इंटरेस्ट चार्जेस पे करते हैं, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस। फिर यहाँ पे एक कॉलम बनेगा फाइनेंशियल कॉस्ट और वहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक चार्जेस सब आएंगे एंड देन टोटल विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लांट का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये सारे डेप्रिसिएशन आएंगे एंड देन टोटल विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अदर एक्सपेंसेस, इन 3 आइटम के अलावा एम्प्लॉयज की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल कॉस्ट, इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। यहाँ डिटेल में लिखा रहेगा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो सबका जो भी टोटल आएगा वो अदर एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। और यहाँ पे नोट नंबर में नोट नंबर 1, 2, 3, 4 और उससे आप डिटेल देख सकते हैं। इस तरीके से ये बैलेंस शीट का पूरा एक्सपेंसेस साइड का हो गया। तो ये हो गया नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड नॉर्मल इनकम जो बिजनेस में होते हैं। टोटल एक्सपेंसेस आ गए। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी ऑपरेटिंग जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है जेन्युइनली जो एवरी ईयर होता है विदाउट एनी एक्सेप्शनल आइटम एंड विदाउट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे? 3rd नंबर मतलब टोटल ऑफ द रेवेन्यू, 3rd नंबर मतलब टोटल ऑफ द रेवेन्यू माइनस 4 नंबर मतलब टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस को जो भी माइनस करेंगे, ये पता चल गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर एक्सेप्शनल आइटम लिख देंगे, जैसे एक्सेप्शनल कुछ होता है, कुछ भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया और उसके कारण कुछ लॉस हो गया एक्सेप्शनली जो बिजनेस में नहीं होना था। एक्सेप्शन एकदम वैसा होना ही नहीं था बिजनेस में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हो सकता है? जो नॉर्मल से अलग। डिफरेंस है एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बिजनेस में होता तो है पर नॉर्मल से अलग है, और एक्सेप्शनल मतलब बिजनेस में कभी होता ही नहीं है, ये पता नहीं कैसे हो गया। जैसे अर्थक्वेक का आना एक्सेप्शन है, वो जनरली नहीं होता, उसके कारण जो लॉस हो गया वो माइनस करेंगे। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे सेल ऑफ मशीन, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, वंस अ व्हाइल 4-5 साल में कभी कभार होता है, तो वो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो वो भी ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो लेस करेंगे, अगर लॉस है तो। एंड देन हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम बट बिफोर टैक्स, ये पता चल गया हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस करेंगे करेंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये मानिए कि जो भी टैक्स है वो माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे होने वाला प्रॉफिट यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद अगर कोई बिजनेस बंद हो गया है, उससे कोई प्रॉफिट या लॉस है और कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐड और माइनस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग आइटम, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ
डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो एडजस्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और उसमें अर्निंग पर शेयर, या भी आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिखते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही। सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 1 लाख रुपए, 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर है, तो 10 रुपए एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ, तो वही अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें लिखनी होती है। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम का टोटल रेवेन्यू माइनस ऑल द एक्सपेंसेस, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, एंड देन एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड देन स्टॉक परचेज एंड चेंज इन स्टॉक। ये प्रॉफिट रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करने के बाद पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें टैक्स एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसमें प्रॉफिट फ्रॉम या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एडजस्ट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट पता चलेगा कि प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना है, वो पता चलेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। एंड नीचे में लिखा होता है अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड एंड बेसिक। सो ये आपका जो फॉर्मेट है P&L एंड बैलेंस शीट का, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है जिनमें ये फॉर्मेट कुछ बनाया हुआ है सो दैट हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें, इलस्ट्रेशन 17 विल डू एंड वन मोर इलस्ट्रेशन विल डू रिलेटेड टू दिस फॉर्मेट्स। इसके पहले ये जो टेस्ट योर नॉलेज में जो MCQs हैं एंड थ्योरी क्वेश्चंस हैं आप उनको भी सॉल्व कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू डू मोर प्रैक्टिस। और जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड डू प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।